आने वाले दिनों के अंदर 17 फरवरी को एक ग्रहण लगने वाला है और अब तो मार्च की स्टार्टिंग में भी एक ग्रहण लगने वाला है। तो मैम क्या होता है ग्रहण? जो ज्योतिष हम आकलन करते हैं जी। ग्रहण के समय विशेषकर आपदाओं का, तो वो भी सटीक बैठती है। अब जो ग्रहण होता है ना, वैसे तो खगोलीय घटना है। हाँ जी। कि आपका कभी चांद बीच में आ जाता है, कभी पृथ्वी बीच। जब चंद्रमा बीच में आ गया सूर्य पृथ्वी के जी। तो पृथ्वी पे चांद, अब वो सन की रेज आ रही है ना, तो वो सन की रेज जो पूरी तरह से नहीं आ पाएंगी। है कि जब चंद्रमा बीच में आया और पृथ्वी के ऊपर शैडो आ गई तो ये ग्रहण हो गया जी। वैसे ही जब चंद्रमा के ऊपर शैडो आ जाती है तो अब ये सूर्य की, जब चंद्रमा बीच में आया तो केवल सूर्य का एक आपको थोड़ा सा लेयर, कई बार बिल्कुल ही सूर्य इनगल्फ हो जाता है, सर्टेन एंगल हो जाएगा। अब इसका ज्योतिष क्या असर है, उस समय प्लैनेटरी पोजीशंस क्या रही, और वो प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ किस नक्षत्र में चंद्रमा उस समय था, क्योंकि हम अपनी पृथ्वी से लेकर के देख रहे हैं ना आसमान को, कि ग्रह नक्षत्रों को, कि वो पृथ्वी पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उसकी हम गणना करते हैं। और उस गणना के बेसिस में हम ये बताते हैं कि इस ग्रहण के दौरान ये आपदाएं होंगी। क्या आपने कभी सोचा है जब दिन के बीच अचानक अंधेरा छा जाता है या चांद अचानक लाल क्यों दिखने लगता है? क्या ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी है या फिर कहीं इसका हमारी जिंदगी, मन और भाग्य से कोई गहरा कनेक्शन तो नहीं? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रोमिल कुरिया और आप देख रहे हैं डिवाइन सोच चैनल पर सूर्य और चंद्र ग्रहण स्पेशल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है ज्योतिष शास्त्र की दुनिया के एक रीनोन पर्सनालिटी मिसेस नंदिता पांडे। She has dominated the screen for 20 years now as an astro expert on आज तक, इंडिया टीवी and others news channels. आपने उन्हें होम हीलर होस्ट के रूप में भी देखा है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को स्टार न्यूज पे लाने वाली वो पहली एक्सपर्ट हैं। उन्हें मोस्ट रिलायबल एस्ट्रोलॉजर ऑफ मॉडर्न टाइम्स का दर्जा भी मिला है। तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं फिर। तो नमस्कार नंदिता पांडे जी, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। तो मैम, आज हम बात करने वाले हैं ग्रहण के ऊपर, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज है 20 साल की ग्रहण प्रेडिक्शंस पे जी। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैम, जैसे आजकल हम सभी सुन रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर 17 फरवरी को एक ग्रहण लगने वाला है और अब मार्च की स्टार्टिंग में भी एक ग्रहण लगने वाला है। तो मैम, क्या होता है ग्रहण? मतलब ये क्या इसका इंफोसिस है, क्या सिग्निफिकेंस है ग्रहण का मैम? जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न है रोमिल। और हाँ, ये भी सही है कि मेरे को हो गए अब 18-20 साल ग्रहण पे रिसर्च करते हुए। वो कहते हैं ना कि आप जिस विद्या से आप आगे बढ़ते हो, आई बीन अ साइंस स्टूडेंट, और वो हमेशा लॉजिकल माइंड और डेटास ले करके उसको एनालाइज करने का वो जाता नहीं है। तो ज्योतिष में भी जब मैंने ज्योतिष सीखना शुरू करा था, उस वक्त में भी मैं जो भी सूत्र होते थे ना, उसको पहले काटती थी कि इससे रिवर्स जा करके मैं देखूंगी कि कितना सही है नहीं है, और वो सही होते थे। इसलिए मेरा विश्वास ज्योतिष पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई उसको हिला नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद ट्राई एंड टेस्ट करा है। उसी तरह से ग्रहण पे जो मैंने रिसर्च करी और मैंने देखा कि जो ज्योतिष हम आकलन करते हैं ग्रहण के समय विशेषकर आपदाओं का, और क्या हैवोक हो सकता है, किस एंगल में हैवोक जाएगा, कहाँ पे जाएगा, इवन क्षेत्र कि किस क्षेत्र में ये ग्रहण होगा, मतलब ये आपदा आएंगी, तो वो भी सटीक बैठती है। The only sad part is the government is not kind of recognizing these efforts। और अगर मुझे लगता है सरकार हो या विश्व में बाकी गवर्नमेंट्स भी हो, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम जो भी चर्चा करेंगे अभी, तो अगर वो देख रहे हैं तो इसमें ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे आपदाओं से मुक्ति मिलेगी। पहली बात, मुक्ति तो नहीं मिलेगी, मतलब प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं। समय रहते आप कोई भी चीज करें तो उसको फर्क पड़ जाता है उससे ना, फोरवार्निंग की तरीके से, जैसे वेदर फोरवार्निंग्स होती है वैसे हो जाता है। अब जो ग्रहण होता है ना, वैसे तो खगोलीय घटना है। हाँ जी। कि आपका कभी चांद बीच में आ जाता है, कभी पृथ्वी बीच, तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और पृथ्वी हो गई। ठीक है, जब चंद्रमा बीच में आ गया सूर्य पृथ्वी के,
तो पृथ्वी पे चांद, अब वो सन की रेज आ रही है ना, तो वो सन की रेज जो पूरी तरह से नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वो जिस पोर्शन में नहीं आएंगी वहां चांद की छाया आएगी। इट्स लाइक अ शैडो इम्पैक्ट, राइट? अब वही यही मैं शैडो इम्पैक्ट सोच रहा था कि ये ज्योतिष भी और ग्रहण दोनों का क्या बीच में थोड़ा सा कंबाइन करके कैसे मतलब इसका इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल इसी का मैं बता रही हूँ, पहले मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको, एंड ज्योतिष में भी हम इसी चीज को लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष में हम उसको और ज्यादा डिफाइन करते हैं, चंद्रमा का एंगल कितना है, डिग्रीज कितनी है, और पृथ्वी की किस एंगल से, किस डिग्री से, किस पाथ पे जा रहा है। तो जब सूर्य की रोशनी आ रही है वो नॉर्मल आती है, और सडनली चंद्रमा बीच में आ गया। और चंद्रमा जब बीच में आता है वो कब आता है? राहु और केतु दो नोडल पॉइंट्स होते हैं, जिसे नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड ऐसे बोला जाता है। और हम उन नोडल पॉइंट्स को, जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है पाथ का, तो हम उसको बोलते हैं राहु और केतु। उसका भी मैं ज्योतिष वो किंवदंती और वो सब बताऊंगी, बट प्राइमरली टू अंडरस्टैंड कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का क्या है कि जब चंद्रमा बीच में आया और पृथ्वी के ऊपर शैडो आ गई तो ये ग्रहण हो गया। वैसे ही जब चंद्रमा के ऊपर शैडो आ जाती है तो अब ये सूर्य की, जब चंद्रमा बीच में आया तो केवल सूर्य का एक आपको थोड़ा सा लेयर, कई बार बिल्कुल ही सूर्य इनगल्फ हो जाता है, एक सर्टेन एंगल हो जाएगा, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया। अब जब चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की छाया आ जाएगी, मतलब ये हो गया कि चंद्रमा ऑपोजिट साइड में चला गया। बिल्कुल। अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। अब वो जब सन की रेज आ रही है, पृथ्वी ने उस रेज को कहीं पे रोका, और पीछे की साइड में जो अगर मून है तो उसको शैडो मिली पृथ्वी की, तो वहां पे रोशनी सूर्य की नहीं गई तो वो अंधकार हो जाता है, तो उसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं, है ना। तो ये एलिप्सेस हैं जो पॉइंट्स होते हैं, नोडल पॉइंट्स। उन पॉइंट्स में अक्सर ये देखा, अक्सर क्या वहीं पे होता है जब देखा जाता है कि ऐसे जब खगोलीय घटना होती है तो ग्रहण होता है। अब इसका ज्योतिष क्या असर है जो आपने पूछा, तो ज्योतिष असर ये है कि उस समय प्लैनेटरी पोजीशंस क्या रही, और वो प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ किस नक्षत्र में चंद्रमा उस समय था, किस नक्षत्र में सूर्य उस समय है, और वो उस पृथ्वी पे, क्योंकि हम अपनी पृथ्वी से लेकर के देख रहे हैं ना हम आसमान को, कि ग्रह नक्षत्रों को, कि वो पृथ्वी पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो वो उस जगह पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसकी हम गणना करते हैं। और उस गणना के बेसिस में हम ये बताते हैं कि इस ग्रहण के दौरान ये आपदाएं होंगी, या ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उस तरह से हमारा कैलकुलेशन होता है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट था 7 सितंबर का जो पूर्ण चंद्र ग्रहण था, और अभी 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब भी पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो उसकी अवधि 3 महीने पहले, 3 महीने बाद। और ये अभी जैसे ये टोटल ल्यूनर एक्लिप्स था 7 सितंबर का, और ये अब 3 मार्च का भी टोटल ल्यूनर एक्लिप्स है। तभी मैं वो 7 सितंबर में कह रही थी कि उस समय ग्रह नक्षत्र बता रहे थे बारिशें ज्यादा होंगी, चीजें परेशान करेंगी, और वो फेज आ रहा था टोटल, और सोशल मीडिया में हैवॉक होगा जिससे सत्ता पलट होगी। ये ग्रहण के वो होते हैं रूल्स आप बोलो, या ग्रहण होने के टाइम पे इस तरह की चीजें होती हैं। या तो ये मैंने स्टडी से पूरा देखा और उसको बार बार टेस्ट भी करा कि क्या ऐसा एक रोग इंसिडेंट तो नहीं है, या लगातार होता है, क्या होता है, कितना ये इसमें वेटेज है। सिमिलरली उस टाइम पे जब मैंने बोला कि ये सोशल मीडिया की वजह से, एक मैं बीच में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैम कि ये जो हमारी स्टडी होती है, ये इसका कोई टाइमिंग्स होते हैं कि ग्रहण से इतने समय पहले हमें जानना होता है, स्टडी करनी होती है कि हम कभी भी ड्यूरिंग द ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, लाइक जैसे अभी 3 मार्च में जो पूर्ण ग्रहण है उसका मैं 7 सितंबर से बोल रही हूँ कि वहां पे मैंने बताया कि भाई जल आपदाएं वगैरह थी, वो उस समय वहां ग्रह नक्षत्र थे। एंड आई वाज सेइंग कि अब फायर एक्सीडेंट्स और फायर वाली चीजें होंगी, और राजनेताओं की मृत्यु अभी तक का एक कंटिन्यूएशन में सेलिब्रिटी मृत्यु वगैरह होगी अप्रैल मई तक का, बिकॉज 3 मार्च से आप एटलीस्ट 1.5-2 महीना और आगे खींचोगे, है ना। मैं तो 3 महीना भी नहीं खींच रही हूँ कि उस पूरे फेज में मैंने कहा तब ये 6-8 महीने बिल्कुल अच्छे नहीं है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड इस परिधि में आ रहा है। तो आप देखिए अभी एयर क्रैश हुआ है ना, और हमारे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, उनका बहुत बुरी तरह से एयर क्रैश हुआ, वो नहीं रहे। तो ये ग्रहण के इम्पैक्ट में होता है ऐसा कि राजनेताओं की मृत्यु होती है। और देखिए वो जनवरी एंड में है, और आपके फरवरी में एक ग्रहण है, और मार्च में एक ग्रहण है, नॉट इवन अ मंथ्स गैप। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं।
ग्रहण का ना जो एस्ट्रोलॉजिकली हमारा वैदिक टेक्स्ट में भी या कहीं पे भी हम वो मेंशन करते हैं, बहुत सुंदर सा एक उसको एक्सप्लेन करने के लिए माइथोलॉजी है, जहाँ पे बोलते हैं कि स्वर भानु एक राक्षस था। मतलब ये राहु केतु है क्या चीज? सॉरी टू इंटरप्ट मैम, एक मिनट में आपसे पूछना चाहूंगा कि मैम अभी आपने जस्ट बोला राहु और केतु, जी, तो मैम राहु और केतु का ग्रहण से क्या इम्पैक्ट है? मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूंगा कि कैसे हम इसको रिलेट करते हैं आपस में। जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है रोमिल, एंड हमारे दर्शकों के लिए भी है कि बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइंस वाला तो समझ लिया, ये समझ लिया, पर ये क्या राहु केतु कहाँ से आ गए? सो नोडल पॉइंट्स को हम एक को राहु बोलते हैं, एक को केतु बोलते हैं। अब इसके पीछे भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि स्वर भानु एक राक्षस था, ठीक है। और स्वर भानु जब समुद्र मंथन हो रहा था, और समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला। अब अमृत निकलने में फाइट ये होने लगी कि देवताओं के पास जाए या राक्षसों के पास जाए। अच्छा, राक्षस जो है वो बेसिकली देवताओं का ऑल्टर ईगो है, ओके, है ना? तो इनको समझ में आने लगा है भाई ये राक्षसगढ़ तो ये ज्यादा ताकतवर है हमसे, ये तो छीन छान ले जाएंगे। तो ये वह एक सेटल हुआ कि विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप धरा और उन्होंने कहा कि भाई मैं सबको, और मोहिनी रूप देख करके राक्षस जो है उनकी तो प्रवृत्ति होती है, वो मोहित हो गए और वो वैसे ही मोहित होकर के घूमने घामने लग गए, और उन्होंने देवताओं को एक कतार में उठाया और बोला कि मैं तुमको अमृत पान देता हूँ तब तक का, बाकी जो है जब तक राक्षसों की बारी आएगी खत्म हो जाएगा। तो वो जब वो अमृतपान देने लगे तो स्वर भानु एक राक्षस था, उसको समझ में आ गया कि ये तो चीटिंग हो रही है ना? अब वो चुपचाप वेश बदल करके वो जा करके बैठ गया कतार में। अब ये सूर्य और चंद्रमा दोनों ने देख लिया। अच्छा, तो सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु जी को शिकायत करी कि जैसे ही वो स्वर भानु के पास पहुंचे, अभी एक बूंद ही डाली थी कि उन्होंने बोला कि अरे ये जो है ना ये राक्षस है और इसने झूठ बोल करके देवता बन के बैठा हुआ है। अच्छा। वो सोचते ही विष्णु जी ने अपना चक्र निकाला, सुदर्शन चक्र, और उन्होंने उसका सर काट दिया। अच्छा। तो स्वर भानु का जो सर काटा, तो वो सर, क्योंकि अमृत पान तो थोड़ा सा एक बूंद तो आई गई थी, जी। तो वो जीवित रहा, तो सर जो बना वो राहु बना, एंड जो धड़ था वो केतु बना। अब धड़ के पास सिर नहीं है, तो इसलिए केतु हमेशा आप देखो रेस्टलेस है। हाँ, केतु की जो हम जो सिग्निफिकेंस कहते हैं ना कि बहुत रेस्टलेस है, लेकिन दिल उसके पास है। तो केतु कहते हैं कि केतु को फिर भी समझ में आया कि गलती हम कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो मोक्ष का कारक। पर राहु क्या है? इट्स ऑल दिमाग, ऑल इंटेंस एनर्जी, ऑल छलावा, ऑल गेम्स, है ना, मास्टरमाइंड। तो राहु ने कहा कि तुमने मुझे छल से वो करा, मैं जो है, फिर उसने अपनी दिमाग घुमाया कि ये किसने शिकायत करी मेरी, और समझ में आया सूर्य चंद्रमा ने। तो उसने कहा कि जब भी ऐसा होगा, वर्ष में मैं 3 या 4 बार ऐसी स्थितियां लेके आऊंगा कि मैं तुम्हें निगल लूंगा, यू नो। तो जब भी राहु के नोडल पॉइंट में या तो चंद्रमा आ जाता है, या मतलब वो इंटरसेक्शन होता है वहां पे, तो उस टाइम पे ग्रहण होता है, और वेदों में भी इसका मेंशन है। सो गाइस, जैसे मैं आपने अभी बताया, राहु और केतु दो जो हमारे नोड्स हैं, उनका हमारे ग्रहण में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो गाइस, जिनके भी नंबर्स राहु और केतु वाले हैं वो कमेंट्स कीजिए और जानिए हमसे कि ग्रहण में उनका कैसा रहने वाला है, उनकी राशियों का उनके साथ क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। मैम, अभी जैसे आपने माइथोलॉजी वाली कहानी बताई, तो क्या वैदिक टाइम्स में भी इन चीज़ों का मेंशन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए बहुत बार ये होता है कि अरे ये तो अपनी मनगढ़ंत कर रहे हैं, अपनी मनगढ़ंत बैठ करके व्याख्याएं कर दे रहे हैं ग्रहण की, यू नो, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स भी हो सकता है या कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। हमारे वैदिक टेक्स्ट में इनका बड़ा क्लियर मेंशन है, ऋग्वेद में बहुत क्लियर मेंशन है, ऋषि अत्रि ने बहुत क्लियरली इसमें मेंशन करा है उन्होंने, बल्कि पूरा उस तरह का मेंशन करा है कि अंधेरे के समय सूर्य की वापसी का जो विवरण होता है वो ऋषि अत्रि ने किया है कि जब बिल्कुल अंधकार हो गया ग्रहण से, उसके बाद धीरे धीरे सूर्य की रोशनी कैसे वापस आई, है ना, तो वो राहु निगल जाता है ना बोलते, तो उसको उन्होंने मेंशन करा है कि राहु ने इसको सूर्य को निगल लिया, और ये ऋग्वेद के चैप्टर्स में बकायदा इसके बारे में वर्णन मिलता है। और इतना ही नहीं मिलता है ना, कि ऋग्वेद की एक संख्या है 3339, आप उसमें जाकर के उस श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली बताया है कि पूरा जो ग्रहण काल का जो समय होता है वो कितना होता है,
तो इतनी डिटेल्स में अगर आपके वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है, दैट मीन्स ये ग्रहण का तो हम ऐसा तो है नहीं कि हम आज से स्टडी कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ये तो हमारे पूर्वजों ने किया हुआ है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पे अध्ययन इतना ज्यादा सूक्ष्म रूप में भी रहा है और हर चीज का अध्ययन होकर के उसको लिखित, पहले तो ओरल फॉर्म में जाता था, उसके बाद लिखित फॉर्म में उसको स्प्रेड आउट करने लगा। तो ग्रहण मेंशन्ड है, राहु केतु नोडल पॉइंट्स, जो आज की साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं हम, वो नोडल पॉइंट्स है और हम उनको राहु और केतु बोलते हैं। उनकी जो एनर्जीज होती है, ग्रहण का प्रभाव भी उसी हिसाब से होता है ना। तो चंद्र ग्रहण हो गया या सूर्य ग्रहण हो गया, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पे वो नोडल पॉइंट पे आप क्रॉस कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके ग्रहण पड़ते हैं। तो जैसे अभी 17 फरवरी वाला ग्रहण है ना। जी मैम, मैं इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि मैम जो 17 फरवरी वाला ग्रहण है, उसमें इंडिया में भी उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? और ये मैम इसमें एक बहुत टर्म यूज होती है बार बार, सूतक ड्यूरिंग द ग्रहण्स, जब भी ग्रहण लगते हैं, तो क्या सूतक क्या होता है मैम? ये प्लीज दो मुझे बताएं। जी जी बिल्कुल, आपने सही उत्तम प्रश्न पूछा है। इसमें भी देखिए, ग्रहण क्या होता है, ग्रहण काल होता है। एक तो होता है मेन ग्रहण काल, जहाँ पे वो ट्रांजिट होना शुरू होता है, ग्रहण शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होता है, और एक ग्रहण का पीक टाइम होता है, ठीक है। तो वो होता है और फिर वो धीरे धीरे करके अपना सबसाइड हो जाता है। एक तो ये फेज होता है जो कि मेन ग्रहण काल जिसे हम बोलते हैं। एक होता है ग्रहण काल से पहले से असर ग्रहण का होना शुरू। देखिए, ऊर्जाएं हैं जी, अब वो सूक्ष्म रूप में आ रही हैं, है ना। यूवी रेज हैं या IR रेज हैं, जो भी रेज है वो आ तो रही है ना। आपके अगर सूर्य की रोशनी आपकी अगर धूमिल हो गई, तो कुछ तो ऐसे रिफ्लेक्शंस आ रहे होंगे जो शायद खतरनाक हो, जो कीटाणु ज्यादा खराब कीटाणुओं को नहीं मार पा रही हो, उनमें वो शक्ति मलिन हो गई हो, उनके अंदर वो शक्ति नहीं रही हो। तो इसलिए हमेशा सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो हम उसका सूतक मीन्स अ टाइम फ्रेम जहाँ पे आप ग्रहण के लिए तैयारी करते हैं। आप उस ग्रहण काल को में मेंटली अपने को प्रिपेयर करते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, और आप कोई भी कार्य उस तरह का होता है उसको वर्जित होना शुरू हो जाता है, जैसे बाहर जाना, ये करना। तो सूर्य ग्रहण जब होता है तो 12 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है, बिकॉज सूर्य की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, तो उसको कीटाणु मारने की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। अब वो सूर्य में ही ग्रहण पड़ जाएगा, सूर्य की रोशनी नहीं आएगी ठीक से, और जो भी आएगी स्कैटर्ड एनर्जी आएगी। अब आप जब प्रिज्म के अंदर रेज डालते हैं तो वो स्कैटर होके आती है ना, विबग्योर एनर्जीज आती है। तो उसी में अगर वो बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही होंगी तो वो हार्मफुल एनर्जीज भी हो सकती है, हार्मफुल रेज भी हो सकती है। तभी वो बोलते हैं ग्रहण के दौरान डायरेक्ट आप सूर्य की रोशनी को ना देखें, क्योंकि आपकी आंखों की दृष्टि में खराबी आ सकती है। अब ये तो प्रैक्टिकल है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि और भी चीजें आपकी नहीं असर आएगी। आपके मानसिक लेवल पे, आपके इमोशनल लेवल पे, सो मेनी थिंग्स आपको इम्पैक्ट होता है। तो सूर्य की एनर्जीज के लिए 12 घंटे का सूतक होता है। वही चंद्रमा की एनर्जी की हम जब बात करते हैं तो मून एनर्जी में 9 घंटे का सूतक होता है। मतलब 9 घंटे पहले से, उससे पहले स्नान कर लेते हैं आप, उसके बाद वो सूतक के समय और ग्रहण के दौरान तक का स्नान नहीं होता है, ग्रहण के पश्चात स्नान होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और जैसे उस समय फिर खाना बोलते हैं मत खाइए आप स्पेशली मेन ग्रहण दौरान नहीं करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे सूतक में भी हम बोलते हैं कि आप ना करें तो अच्छा है। आप भजन वगैरह करें, मानसिक जाप करें, वाचिक जाप करें, वो आपके लिए अच्छा है। अच्छी चीजें सोचें। राहु केतु क्या होते हैं? ग्रॉस एनर्जीज होती हैं। जब हम एनर्जी लेवल में बोलते हैं ना, हमारे 14 लोक हैं जी मैम, 7 ऊपर हो गए और 7 पाताल लोक के नीचे पूरे है ना आ जाते हैं। तो राहु केतु की एनर्जीज वहां पे ज्यादा होती हैं, वो एनर्जी सारे एक्टिवेटेड हो जाती है। जब वो एनर्जी एक्टिवेटेड हो जाती हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं अपना गेम खेलना शुरू कर देती हैं। ऑब्वियसली जब चंद्रमा अपनी पावर खो रहा है या सूर्य अपनी पावर खो रहा है, उसकी एनर्जीज आपको नहीं मिल रही है, तो इस तरह के आप कैसे ना फंगस लग गई खाने में। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब खाने अगर बहुत टाइम तक ऐसे रहेगा तो उसमें वो फंगस लगती है। बिल्कुल बैक्टीरियाज काम करेंगे हार्मफुल, अब वो अपना मल्टीप्लाई करके वो कर लेंगे। सेम चीज ऐसी होती है कि सूक्ष्मतर स्तर पर इस तरह की ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। और गेम किससे खेलती है? हमारे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल बॉडी के साथ खेलती है, है ना। मेंटली गेम खेल देंगी, गुस्सा बहुत आएगा उस टाइम पे, रोना धोना बहुत आएगा, किसी के लिए ईर्ष्या बहुत ज्यादा हो सकती है। तभी कहते हैं चाकू मत पकड़ो,
है ना, गर्भवती स्त्रियों के लिए स्पेशली, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, तो बहुत सारे उसमें ग्रहण में क्या आप नहीं करें, ये सारी चीजें बहुत सारी डिटेल्स में आ जाती हैं। जी मैम, तो बेसिकली सूतक काल ग्रहण का ये होता है। अच्छा मैम, इसी पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे आपने सब बताया कि क्या करें और क्या ना करें, एक तो मैं जो थोड़ा सा ब्रीफ में ये जानना चाह रहा था हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज उनके लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं ड्यूरिंग द ग्रहण, तो ये इसके बारे में मैम कुछ बताएं कि कैसे प्रेग्नेंट लेडीज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजिकली जी उनका क्या करना चाहिए कि जिससे आने वाली उनकी लाइफ जो है, उनके बेबी की लाइफ है, उस पर अच्छा प्रभाव पड़े। देखिए, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये सभी दर्शकों के लिए भी है कि एक मन में आजकल मॉडर्न साइंस आ गई है, बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करना तो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में हमेशा उसको एनकरेज किया गया है। हम कभी भी नहीं कहते कि आप प्रश्न मत करिए। शास्त्रार्थ ही हमारे ही धर्म में, सनातन धर्म में, किसी और धर्म में शास्त्रार्थ नहीं होते। वहाँ तो एक पुस्तक है या कोई एक चीज़ है, उसको में जो लिखा है उसी को आपने फॉलो करना है। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहाँ पे आप खुल करके प्रश्न कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको पूछ सकते हैं। अब ये जो डाउट है कि गर्भवती महिला है, वाई, तो बेसिकली हम जब बोलते हैं कि आप ये सारी चीज़ें, कोई नुकीली चीज़ें अपने पास मत रखिए, क्या नहीं करिए में हम पहले जाते हैं जी कि देखिए, ग्रहण के दौरान खान पान नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, उसमें नेगेटिव बैक्टीरियाज, हार्मफुल बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो आपके खाने को दूषित कर देते हैं। तो इसलिए आपको वो खाना नहीं खाना चाहिए। बड़ों में, बीमारियों वाले लोगों पे और बच्चों के लिए थोड़ा रियायत दी गई है। अब वो कैसे दी गई है कि तुलसी का पत्ता होता है या कुशा घास होती है, इनमें बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की। जी तो तभी बोलते हैं कि बच्चों को खिलाना है या फिर बूढ़ों को जिनको दवाई खानी है, तो आप उनके खाने पे आप तुलसी का पत्ता रख दीजिए। जी जी तो उससे वो प्यूरिफाई हो जाएगा, नेगेटिविटी हट जाएगी, तो वो उस भोजन को ग्रहण कर। इस समय बोला जाता है कि आप शौच आदि मत जाइए। अब होता क्या था कि पहले ज़माने में शौच के लिए आप खेत पे जाते थे, है ना, या बाहर जाते थे। घर के अंदर तो टॉयलेट्स होते ही नहीं थे, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये उस टाइम का लिखा है। तो आप बाहर इसलिए नहीं जाते हैं कि आपको हार्मफुल रेज आ जाए। मंदिरों के लिए बोलते हैं कि मंदिरों में मत जाइए, है ना। अब ऐसी शौच के लिए बोलते थे पहले कि शौच नहीं जाइए, आप ये नहीं करिए। तो पहले शौचालय बाहर होते थे घर से, तो घर से बाहर जाना तो वैसे ही वर्जित होता है ग्रहण के दौरान, और उसका कारण भी यही है कि हार्मफुल रेज रहेंगी, हार्मफुल बैक्टीरियाज रहेंगे, ग्रॉस एनर्जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है, जिससे साइकिक अटैक्स हो जाते हैं, आपके नकारात्मक सोच आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, नेगेटिव एंटिटीज ज़्यादा, बिकॉज ना पाताल लोक से सारी एनर्जीज ऊपर आ रही है, तो कैसी एनर्जी आएंगी, डेमोनिक एनर्जी ज़्यादा बाहर निकल करके आएंगी। तो इसलिए कि आप अपने आप को कहीं नुकसान ना कर दें, आप मत जाइए बाहर, आप घर में रहिए, आप सात्विक विचारों से रहिए, घर पे मानसिक जाप करिए, ये सारी चीज़ें करिए। तो इसलिए मना करा जाता था, ऐसा नहीं कि रियायत नहीं जाती। अब आपका जो क्वेश्चन है ऑन प्रेग्नेंट वेमेन, होता क्या है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, आप केवल अपना ही नहीं, आप अपने शिशु का भी पालन करते हैं। और उस समय जो होता है प्रेगनेंसी में ना, प्रेगनेंसी ब्लूज कहते हैं, जो आज का साइंटिफिक टर्म है। तो इसका मतलब होता है मूड स्विंग्स महिलाओं को बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो आप जो भी, जैसे कहते हैं ना, आप क्या खा रहे हैं वो आपके शिशु पे असर करेगा। जी जी आपके इवन नॉट इवन व्हेन द चाइल्ड इज इन योर वूम, आप जब बच्चा के बाद उसको फीड भी करते हैं तब भी बहुत बोला जाता है कि आप क्या खा रहे हो। हमारे यहाँ जैसे बड़ी बुजुर्ग महिलाएं वगैरह क्या करती थी, पंजीरी बना देंगी, ये कर देंगी, डाइट पे बहुत ध्यान देंगी महिलाओं की कि अच्छा खाओ, अच्छा खाओगे अपनी भी सेहत अच्छी रखोगे, बच्चे को भी अच्छा मिल्क मिलेगा। तो जब वो पैदा होने के बाद तक का डाइट का ध्यान रखा जाता है, तो गर्भवती महिलाओं का उस समय मेंटल, इमोशनल, फिजिकल स्टेटस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और वीक होता है। और इस वीक एनर्जी के साथ अगर वो किचन में काम कर रही है, मान लो चाकू कुछ कर रही है, कुछ सोच रही है, खुद ही कट गई उंगली, तो हम बोलते हैं अवॉइड करिए आप, है ना, आप बाहर मत जाइए। और अच्छा, ये रिसर्च भी है कि जिन महिलाओं के बच्चों का ग्रहण के समय में शिशु हुआ है,
कई बार ये नोटिस किया गया कि कई बार आप देखना बच्चों के ना एक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, बड़े बड़े दाग होते हैं, कभी पीठ में, कभी माथे में, कभी कहीं पे तो ऐसा भी माना जाता है कि या तो ग्रहण के दौरान वो गई थी बाहर पूछने में, स्टडी में, इट्स अ स्टडी कि उन्होंने ये देखा है कि या तो वो बाहर गई हुई है या फिर बच्चा ग्रहण के समय हुआ है, कुछ ऐसा होता है। तो वो ब्लाइंड स्पॉट्स टाइप के जो स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स बड़े बड़े आते हैं बच्चों में, वो कई बार इस वजह से भी होते हैं। इसलिए महिलाओं को बोला जाता है सेंसिटिव होती हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके। आप घर पे रहिए, आप घर पे रह करके आप अपने को प्रोटेक्शन में रखिए। कोई ज़रूरत क्या है भाई, ग्रहण की अवधि थोड़ी तो होती है, आप एक दिन मत कुछ करिए खास, उसके पश्चात कर लीजिए, कुछ ऐसा करने में हार्म तो है नहीं। और एक प्रश्न आ जाता है, लोग कहते हैं कि मंदिर के कपाट क्यों बंद है, भगवान क्या दूषित हो जाएंगे? जी। तो ऐसा नहीं, भगवान तो सबसे प्योर एनर्जी है, सबसे प्योर फॉर्म है, वो कैसे दूषित हो सकते हैं? लेकिन देवताओं के साथ राक्षसों की एनर्जी भी एक्टिवेटेड है। तो कपाट इसलिए बंद होते हैं कि उसका साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये है कि मंदिर जाने के लिए आप घर से बाहर जाएंगे, जब आप ग्रहण होता है मन विचलित होता है, इमोशनल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका क्या होता है, जब बहुत परेशान होते हैं आप क्या करते हो, भगवान के मंदिर जाते हो। जी, मन करता है कि चलो दर्शन कर आए हैं तो शायद शांति हो जाएगी, है ना, तो आप मंदिर के लिए आपके कदम बढ़ते हैं। तो ऐसा लोग ना करें, इसलिए भी पहले ज़माने में मतलब कई सारे हमारी जो चीज़ें थी उनको सुपरस्टिशन का फॉर्म दे दिया, लेकिन वो सुपरस्टिशन नहीं होता है, उसके पीछे बहुत लॉजिक होता है कि लोग आए ना बाहर। जब सबको पता है कि भैया मंदिर का कपाट बंद है तो आपको आना नहीं है बाहर, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपका वो जो है स्थिति आपकी आएगी नहीं। तो ग्रहण जब होता है, ग्रहण के दौरान आप बाहर मत जाइए, आप बाहर खाना पीना नहीं खाइए, वर्जित करिए। एक मुझे याद है कि दे कैन से इट इज़ अ कोइंसिडेंस, बट इस तरह के कोइंसिडेंसेस बहुत होते रहते हैं कि मेरा एक शो था किसी चैनल में, टॉप चैनल में, न्यूज़ चैनल था, और वहाँ पे रैशनलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे और एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हुए थे। उसमें से एक दो रैशनलिस्ट, आई थिंक एक उठ के गए, सब तो नहीं गए थे, आई थिंक एक उठ के बाहर गए कि मैं बाहर जाके खाना खाऊंगा। और बाहर ना चैनल वालों ने आई थिंक समोसे और किस किस का स्टॉल लगाया था, और वहाँ से उनके वो पूरा कैमरा पैन फोकस करके कि देखो ये समोसा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मैं सोच रही थी कि मतलब मैम ड्यूरिंग द ग्रहण सो ही सेड आई एम गोइंग टू प्रूव दीज एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग, कि ये बोल रहे हैं, देखो मैं इसी चीज को गलत प्रूव करके मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं बाहर जाके खाना खा रहा हूँ। अच्छा, है ना, और वो पूरा उनके ऊपर पैन करके कैमरा की देखो ये खाना खा रहे हैं और ये कर रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजर सब मैं देख रही थी, मैं कह रही थी कि मतलब भगवान ना करे इनके ऊपर कुछ गलत असर हो, क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि आपने कुछ भोग अगर ग्रहण किया तो आज ही असर करेगा, बिल्कुल, उसका कभी भी असर हो सकता है आगे जा करके ना। आंखों की रोशनी अगर हम ग्रहण को देखते हैं उसी समय तो ना ब्लाइंड हो जाते हैं, धीरे धीरे करके होता है। तो आप मतलब इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट, बट ही कुडंट सर्वाइव मोर देन 2 months आफ्टर दैट। ओके, इट्स अ रियल स्टोरी, ऐसा हुआ है। और ये भी हमारे डेटा में आ गया ना कि ड्यूरिंग द लाइव शो, जब हम ग्रहण में, किसी में चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगी अभी, और बहुत प्रतिष्ठित रैशनलिस्ट थे, बहुत सारी किताबें उन्होंने, इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज में उस दौरान रहती हैं, तो होती हैं, और शायद उनकी एनर्जीज उस समय ऐसी वर्क कर रही थी कि उनको कोक्स किया बाहर जाने के लिए, बाहर जाके प्रूव करने के लिए, कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। अब देखिए वो एनर्जी क्या काम उनकी कर रही थी, सात्विक तो काम नहीं कर रही थी ना, एनर्जी तो वही काम कर रही थी, मुझे इन एस्ट्रोलॉजर्स को नीचा दिखाना है, मुझे ये बताना है कि ये कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। तो क्या ये हो रहा है, आपका ईगो बढ़ रहा है, आप ईगो इतना ज्यादा बढ़ा के अपने बोल रहे हैं मैं ईश्वर से बड़ा, मैं इस ग्रहण से बड़ा, नेगेटिव एनर्जी मैं इस चीज से बड़ा। तो आपकी जितने नेगेटिव ट्रेट्स है वो सारे एक्टिवेटेड है, और उसको किसने जूम आउट वो कर दिया और ज्यादा मैग्नीफाई कर दिया, आपका कैमरा के ऊपर फोकस हो रहा है। बिल्कुल, तो कैमरा फोकस हुआ, मतलब आप इतने सारे लोगों के सामने आपकी वो रही। एंड very very sad to know that not even 2 months and he passed away. So it's a very sad story. तो ऐसे बहुत सारे डेटाज आते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि काउंटर क्वेश्चनिंग इट इज़ ओके, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए या ग्रहण के दौरान अगर इस चीज़ को अवॉइड कर लें तो फिर क्या
वो परेशानी है। कर लेना चाहिए, है ना। बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं उन बातों को अगर आप मान ले तो उसमें बहुत गहराई होती है उन बातों में। सो मैम, अभी जो आपने जैसा मुझे इंसिडेंट्स बताया बहुत ही शॉकिंग था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मैम अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, एक टाइम तो बोला जाता है कि भाई हमें घर से बाहर नहीं जाना ड्यूरिंग द ग्रहण, बट दूसरा ही टाइम ये बोला जाता है कि पवित्र नदियों के अंदर स्नान करना चाहिए। तो इसका क्या रेलिवेंस है मैम? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ग्रहण में आपने तो बाहर जाने नहीं दिया जी, है ना, लेकिन और आपने एक इंसिडेंट बोल दिया कि ये बाहर गए, इन्होंने खाना खा लिया और इनका साथ ऐसा हो गया, ऐसे बहुतों के साथ। लेकिन जब हम पवित्र नदियों में जाते हैं ग्रहण के दौरान, अगेन आपको ये समझना चाहिए जो पवित्र नदियां हैं उस समय जितने सारे लोग वहां पे स्नान कर रहे हैं, पहली बात तो वाटर में बहुत स्ट्रांग पावर्स होती है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की। उन पवित्र नदियों के भी जो ऐसा नहीं कि कहीं पे भी जाके डुबकी लगा लो, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, जैसे प्रयागराज हो गया या दशाश्वमेध घाट हो गया, गंगा जी के किनारे हो गया, आप वहां जाकर के डुबकी लगाते हैं, वहां पे मैग्नेटिक रेज बहुत स्ट्रांग होती है जो उस समय उस नदी के स्नान को, और स्पेशली अगर एक जापानीज डॉक्टर थे डॉक्टर इमामोटो, उन्होंने पानी पे रिसर्च किया। ठीक है, उन्होंने 5-6 बॉटल्स पानी की रखी, उन सब के ऊपर स्टिकर्स लगाए और हर किसी में लिखा एंगर, किसी में लिखा हेट्रेड, किसी में लिखा लव, किसी में लिखा सेल्फ दिस थिंग, है ना, किसी में थैंक यू लिखा। उसके बाद एक हफ्ते वो जिसमें एंगर लिखा है उसको खूब गुस्से से देखते थे। अच्छा। जिसमें हंगर लिखा है तो उसमें बहुत उनको भूख लगती थी उस तरह का, है ना। जिसमें रोना लिखा उस बॉटल के सामने खूब रोते थे। और जिसमें लव है तो लविंग एनर्जीज के साथ। उस 7 दिनों के बाद उन्होंने उसके क्रिस्टल्स ऑब्जर्व करे पानी के, एक ही सोर्स का पानी 7 बॉटल्स में डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट एनर्जीज। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन बॉटल्स में लव लिखा था या अनकंडीशनल लविंग एनर्जीज लिखा था, थैंक यू लिखा था, उसके बहुत सुंदर से क्रिस्टल्स दिखे उनको माइक्रोस्कोप में। जिनमें एंगर, हेटरेड ये सारा लिखा था वो टूटे फूटे थे। ठीक है। अब मैं ये बात यहाँ पे क्यों बता रही हूँ आपको कि वाटर में बहुत पावर होती है आपकी सोच की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने। ठीक है। अब इतने सारे लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पहले तो नदी पवित्र, वैसे ही उसके पास उतनी ऊर्जा है किसी भी के भी पापों को धोने की। उसके बाद इतने सारे लोग वहां जब जिस सोच के साथ स्नान कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। मंत्र पढ़ रहे हैं, आप मंत्र पढ़ के स्नान करते हैं, है ना। आप तो ऐसा तो है नहीं गंगे च यमुने च सरस्वती, है ना, आप तो पूरा करते हैं, आप स्नान करते हैं। फिर उसके बाद आप अपने पितरों को तर्पण देते हैं, उनका आवाहन करते हैं कि उनको भी मुक्ति मिले। फिर आप मंत्र पढ़ते हैं, विष्णु जी का मंत्र पढ़ते हैं, शिव जी का मंत्र पढ़ते हैं, गंगा जी को थैंक यू बोलते हैं, यमुना जी को थैंक यू बोलते हैं। तो यू लुक एट द एनर्जी दैट यू आर गिविंग टू द वाटर। ठीक है। अब वो एनर्जी जो है इतना सामूहिक रूप में जब जा रही तो आपका नुकसान कैसे कर सकती है। अच्छा। तो इसलिए बोलते हैं, और फिर आप उससे स्नान भी कर रहे हैं तो आप यू टेकिंग दैट डिवाइन वाटर एनर्जी और फिर उससे आपकी पूरी क्लेंजिंग हो जा रही है ना। तो इसलिए नदियों में स्नान वर्जित नहीं है। पवित्र नदियों में आप स्नान करिए, आप तर्पण करिए, बहुत अच्छा होता है। तांत्रिक लोग तो विशेषकर गंगा किनारे या यमुना किनारे जाकर के इस समय तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं ड्यूरिंग द ग्रहण। वो सिद्ध हो जाता है उस समय, एनर्जीज इतनी। अब तांत्रिक एनर्जी कैसी होती है? ग्रॉस एनर्जी होती है। वो तो ग्रॉस एलिमेंट के ही साथ काम करते हैं, भूत प्रेत पिशाच सबको उठा के पकड़ते हैं, वो सारे के सारे उठ करके इस समय आए हुए होते हैं। तो उनके लिए बड़ा आसान है कि इस तरह की एनर्जीज में इस तरह के लोगों को पकड़ करके बांध करके अपना जो भी काम करना है वो करें। तो दे डू दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उनकी शक्ति उस समय बहुत ज्यादा जागृत होने लगती है, और काली की शक्ति बहुत जागृत हो जाती है उस समय, माता काली की। तो lot of people can misuse it if they want to, but नॉर्मल एक सात्विक एक गृहस्थ इंसान के लिए जब तक अननेसेसरली रिक्वायर्ड नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत मान लीजिए आपको ज़रूरत है कि आपको जाना ही है, जैसे ऑफिस वगैरह बंद नहीं होते, आप अपनी पॉकेट में तुलसी जी का पत्ता रख सकते हैं, कुशा घास रख सकते हैं अपने वॉलेट पे, है ना, अपनी गाड़ी पे ऐसा रख करके जा सकते हैं ताकि आपको थोड़ा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिले। तो ये सारी चीज़ें फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। सो मैम, अभी जैसे कि अभी आपने इतना कुछ हमें इतनी डीप इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन दी है, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। तो मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि हमें
ड्यूरिंग द ग्रहण क्या नहीं करना चाहिए, और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज को भी क्या नहीं करना चाहिए। तो मैम ग्रहण के दौरान हम कुछ कर भी सकते हैं कि हमें सब कुछ नहीं करना ही चाहिए, कि कुछ करने वाला भी कुछ है ग्रहण के दौरान? बहुत अच्छा प्रश्न है रोमिल। और मैं तो आपको सच में बताऊं, बाकी और कोई इंतजार करते हो ना करते हो, मैं ग्रहण का बहुत इंतजार करती हूँ। अच्छा। और इसलिए क्योंकि इस समय आप बहुत कुछ अच्छी चीजें भी कर सकते हैं, बहुत पावरफुल चीजें जो आपके जीवन में आपके लिए सुख समृद्धि के द्वार खोल सकती है, आपके जीवन में आपको मोक्ष की तरफ आगे बढ़ा सकती है, आपको डिवाइन एनर्जीज का एक इंटरेक्शन आपके लिए करवा सकती है। सबसे सर्वोत्तम तो इस समय आप ध्यान करें, योग करें, आप मानसिक जाप करें। वाचिक जाप करें तो भी ठीक है, लेकिन मानसिक करेंगे तो बहुत अच्छा है। महामृत्युंजय का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। इस मंत्र का आप जाप करें, बहुत बहुत सुंदर है ना। और इससे आपकी जो भी एनर्जीज है, राहु केतु तो वैसे ही महादेव उनके गुरु हैं, तो कंट्रोल में आ जाते हैं और सारे ग्रह नक्षत्र कंट्रोल में आते हैं। कुछ नहीं भी है तो नमः शिवाय का जाप करें, नहीं भी है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। सिंपल से मंत्र है, आप इनका बस जाप करते जाएं। जब आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जाप सिद्ध हो जाता है, ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। नॉर्मल डेज से के कंपैरिजन में ग्रहण के समय किए हुए मंत्र आपके, आप बिलीव नहीं करोगे रोमिल, मतलब कई लाख गुना ज्यादा फल देते हैं। ओके। तो इस समय आपको मानसिक जाप अवश्य करना चाहिए। किसी भी मंत्र को, जिस भी मंत्र को आपने सिद्ध करना है, ओम दुम दुर्गाय नमः शक्ति का मंत्र है, आप शक्ति को आह्वान करें, है ना। या जो विद्यार्थी वर्ग है, अभी बोर्ड एग्जाम्स वगैरह भी आ रहे हैं, जी जी। एम 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 महासरस्वती का मंत्र है, ओम एम ह्रीम महासरस्वती नमः। इस मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा मंत्र है। आपकी विद्या में आपको सडनली आप देखेंगे आईक्यू लेवल, ग्रे सेल्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, कंसंट्रेशन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस समय आपने थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपके जो चक्र है ना, जो बाकी टाइम पे नहीं एक्टिवेट होते हैं, इस समय कुंडलिनी एक्टिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अगर कोई टाइम है तो ग्रहण का टाइम है। ओके। ईश्वर को सरेंडर करिए अपनी एनर्जीज और अपने चक्रों के मंत्र बोलते जाइए। जैसे रूट चक्र, अगर आपको करियर में प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, और कर्जे बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, या फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आप बिल्कुल सुखासन में बैठे या नॉर्मल पीठ सीधी करके चेयर पे भी बैठ सकते हैं, या पद्मासन में बैठे, और अपनी रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल एंड का पोर्शन होता है जिसे हम मूलाधार चक्र बोलते हैं या रूट चक्र बोलते हैं, उस चक्र पे ध्यान करना है। उस चक्र को आप बिल्कुल सोचिए कि वहाँ लाल वस्त्र धारण किए हुए गणपति बैठे हैं। ओम गण गणपते नमः, पहले तो आपने इस मंत्र का जाप करना है। और इसके पश्चात उसका जो बीज मंत्र होता है, आपने जैसे चांट करना है, तो आप ये सोचिए कि वो ध्वनि नीचे से घूमते हुए ऊपर जा रही है, आपके सिर के 6 इंच ऊपर से, और फिर वहां पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड हो गई है। तो मंत्र क्या है, लम वो कंपन, वो होना बहुत ज़रूरी है। और वो जैसे ही आप देखोगे ना, आपको अंदर अपने बॉडी में वो कंपन आता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। आप ये करो, आपके फिनेंसेस जैसे जैसे वो चक्रा स्ट्रांग होता जाएगा, आप देखोगे नौकरी नहीं मिल रही थी, इंटरव्यू आ जाएगा, कॉल, काम नहीं चल रहा था, वो हो जाएगा, बॉसेस नाराज से बॉसेस प्रसन्न हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाता है, चीज़ें एकदम से कटाकट काम करनी शुरू हो जाती है। कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की समय सिचुएशन युवा वर्ग के साथ है, जेन जी के साथ है। आप इस चीज़ को करके देखिए, यकीन मानिए, इस ग्रहण में, अभी अगस्त में नेक्स्ट ग्रहण आएंगे, इनके अलावा आप देखेंगे इस 6 महीने में ही आपको बहुत इंप्रूवमेंट्स आ जाएंगी। सो ध्यान, योग, मंत्र जाप, अमेजिंग रिजल्ट्स। यंत्रों को शक्ति देना,
जी। आपके जो घर पे यंत्र रखे, श्री यंत्र हो या फिर कोई भी हनुमान यंत्र हो, दुर्गा यंत्र हो, बगलामुखी यंत्र हो, जो भी यंत्र आपने घर पे रखा हुआ है, लक्ष्मी यंत्र हो, गणेश यंत्र हो, आप इस समय उनको विधिवत धोइए, अच्छे से पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, और उस यंत्र का माता लक्ष्मी है तो ओम श्रीम श्रेय नमः का जाप करिए। क्या जबरदस्त रिजल्ट आएगा। आपको समझ में नहीं भी है तो एक नया लक्ष्मी जी का यंत्र रखिए, आप इस मंत्र लाल आसन में बैठाइए उनको, कुछ यहाँ पे उनके सामने गुलाब के फूल रख दीजिए या कमल का एक फूल रखिए। आप वहाँ पे सामने 5 कौड़ियाँ रखिए, और पीली कौड़ी हो तो बहुत अच्छा, और 5 गोमती चक्र। कुछ नहीं करना है, बस ओम श्रीम श्रेय नमः इसका आप जाप करें। कोशिश करें 7 माला या 11 माला जाप करें। ग्रहण के पश्चात आप खुद स्नान आदि करके इसको लपेट करके अपने सेफ में रखें, जहाँ आप अपना रुपया पैसा धन रखते हैं। आप यकीन मानिएगा आपके आने वाले साल भर में, वर्ष भर के अंदर अंदर वहाँ पे बढ़ोतरी अवश्य होगी। लक्ष्मी जी का वास हो जाता है वहाँ पे। इतना पावरफुल टाइम होता है ग्रहण का समय, किसी भी यंत्र को एक्टिवेट करने का टाइम होता है ये समय, कुंडलिनी जागरण का टाइम होता है, और उससे भी बढ़िया है ये रुद्राक्ष धारण करने का टाइम। गजब का टाइम, मतलब इससे बढ़िया टाइम तो आपको मिल ही नहीं सकता कि जब आप रुद्राक्ष धारण करें। वैसे भी रुद्राक्ष को शिव जी के अश्रु बोले जाते हैं जी। और रुद्राक्ष आपने लेना है, उसको पंचामृत से स्नान कराना है, गंगा जल से स्नान आदि कराना है, और उसके पश्चात आपने उसको पूरा विधिवत महामृत्युंजय का जाप करना है जी। आप 1 माला करिए, 11 माला करिए, बहुत अच्छा पूरे ग्रहण के दौरान करिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके शिव जी का स्मरण करके उसको आप धारण करिए। रुद्राक्ष धारण करने के भी नियम होते हैं, सोते टाइम पे आप उसको उतार देना चाहिए उसे। आपको शौच आदि करने जाते हैं तब उतार देना चाहिए आपको उसको। और रुद्राक्ष जिस समय पहना है तो उस समय अपने खान पान पे ध्यान करना चाहिए आपको, मतलब जो तामसिक भोजन है वो कम करना चाहिए, और शराब वगैरह आदि से दूर रहना चाहिए। तो रुद्राक्ष का फल आपको सर्वोत्तम मिलना शुरू हो जाता है और बहुत पावरफुल होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष तो सबसे सिंपल है, सब चीज के लिए अच्छा है, तो कोई भी धारण कर सकता है। तो अगर आप बहुत परेशान हैं, आप शनि की 7.5 से परेशान हैं, आप राहु केतु से परेशान हैं, शनि की ढैया चल रही है, काम आपके अटके हुए हैं, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष का इस समय धारण करिए। देखिए क्या जबरदस्त फल आपको मिलेगा। भोलेनाथ की तो कृपा रहेगी। शनिदेव के गुरु भी भोलेनाथ ही हैं। आप सोच लीजिए कि आपकी सारे जीवन के कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। इतना पावरफुल समय होता है ग्रहण का समय, जिस समय आप अच्छी चीजें भी कर सकते हैं। तो रादर देन ईगो, लड़ाई झगड़ा, मैंने बाहर जाना है, मैंने घूमना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, आप ये सारी सकारात्मक इस चीज को यूटिलाइज करिए। 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, डेविल एंड डिवाइन एनर्जीज बोथ वर्क टुगेदर। ये आपकी चॉइस है कि आप डिवाइन एनर्जीज की तरफ बढ़ना चाहते हैं या डेविल एनर्जीज की तरफ। बहुत बहुत सुंदर समय होता है ग्रहण का समय, जिसमें आप बहुत कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो दोनों चीजें कर सकते हैं। सो गाइस, पहले तो मैं बोलूँगा कि हम सभी लोगों को ये लगता था कि ग्रहण में बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा सेफ रखना होता है, और दूसरा खाने में सिर्फ और सिर्फ नीम के पत्ते डालने होते हैं। लेकिन आफ्टर दिस पॉडकास्ट हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों ही चीज़ें। सो मैं तो आप सभी व्यूअर से ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए ज़रूर कि इस तरह के नॉलेजेबल पॉडकास्ट अगर आपको आगे चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स कीजिए कि हम इस तरह के अच्छे नॉलेजेबल पॉडकास्ट आपके लिए अपकमिंग इवेंट्स के लिए जल्द से जल्द लाते रहें। सो बैक टू द क्वेश्चंस मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहने वाला है कि मैम ग्रहण का असर जैसे अभी आपने बताया, तो मैम आफ्टर द ग्रहण कितना लंबा इसका कुछ ड्यूरेशन होती है कि आफ्टर द ग्रहण भी इसका असर बहुत लंबा रहता है या थोड़े टाइम के लिए रहता है? जी, वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन। अब देखिए ग्रहण क्या होता है ना, ग्रहण में इसलिए हम सूतक काल बोलते हैं, तो ग्रहण से पहले सिचुएशन गड़बड़ होती है, तो इसलिए हमको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि सूर्य ग्रहण 12 घंटे पहले से तैयारी करना शुरू कर दो, चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले से तैयारी करना शुरू कर दो। लेकिन ग्रहण जैसे ही समाप्त होता है, पेनम्बरा से बाहर निकला और समाप्त हो गया, उसके बाद आपका सूतक काल समाप्त, आपका ग्रहण का काल समाप्त, उसके बाद बल्ले बल्ले। लेकिन देन व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन
ऐसे नहीं कि ऐसे मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले स्नान करना चाहिए, क्योंकि इवन इफ यू आर डूइंग चांटिंग्स एंड मंत्र जाप या कुछ भी, फिर भी कुछ ना कुछ तो घर के अंदर भी एनर्जीज आ ही जाती है ना। जी बिल्कुल। आपके खिड़की दरवाजे में सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं आ रही, पर भी फिर भी अंदर तो रोशनी तो दिखती है ना, उसी तरह से ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जा आ जाती है। तो आप सबसे पहले स्नान करें। जो ग्रहण के समय में आपने वस्त्र पहने उसको धो करके दान कर देना चाहिए, ना वो कर देना। ग्रहण के समय में जो सूतक काल होता है उससे पहले आप लेके आ जाएं तो ज्यादा अच्छा है सप्तनाजा, क्योंकि ग्रहण के समय में किया हुआ दान पुण्य या ग्रहण के इमीडिएटली पश्चात किया हुआ दान पुण्य आपको कई लाख गुना फल देता है। तो आप पितरों के नाम से, अपने घर परिवार के नाम से सप्तनाजा, सप्त धान्य बोलते हैं इसको, 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, यानी कि आपका आटा हो गया जो गेहूं का फॉर्म हो गया, आटा है, चावल है, साबुत दालें हैं, साबुत मूंग दाल, साबुत उड़द दाल, फिर चना दाल, मलका दाल, सेसमी सीड्स, है ना, ये सारी चीज़ें आपने रखनी है। और अपने घर परिवार में सबके लिए आप पोटलियां बना लीजिए, सबका उतारा करके या उनसे हाथ छुआ लीजिए। और उसके बाद ग्रहण के पश्चात इस प्रार्थना के साथ कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है हमने आपको दान करा, लेकिन जिसके पास भी ये जाए उसके लिए सकारात्मक उसको असर भी दे, है ना, ईश्वर उसको प्रोटेक्शन दे, सकारात्मक असर दे। किसी गरीब को जरूर देना चाहिए। तो अन्न दान, वस्त्र दान, ये सारी चीजें जो होती है ना ग्रहण काल में या ग्रहण के इमीडिएट पश्चात, आप ग्रहण काल में उसको लेके अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, उसके बाद दान कर दीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं उसके, और बहुत आपको इट्स लाइक मल्टी-मिलियन टाइम्स आपको फायदा होता है। मैम अभी कुछ थोड़ा टाइम पहले अभी हमने ड्यूरिंग द क्वेश्चंस एक चीज़ डिस्कस की थी कि आने वाले दिनों में 17 फरवरी को और अपकमिंग द स्टार्टिंग ऑफ मार्च में भी ग्रहण लगने वाला है। और मैम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द मार्च में होली भी है, तो मैम कि हमें ड्यूरिंग द ग्रहण होली का जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए? जी, अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस समय इस दिन 3 मार्च को जो पूर्ण चंद्रग्रहण लग रहा है, तो उस समय होलिका वाला दिन भी है। जी, होलिका हालांकि शाम को ग्रहण खत्म हो जाएगा 6:45 के आसपास। हाँ जी। तो होलिका आप उसके पश्चात जलाइए। लेकिन जो सूतक काल होता है ना 9 घंटे का होता है, तो लगभग आप लेके चलिए कि मॉर्निंग में अगर 6:45 बजे है तो 10-10 बजे तक का से सूतक शुरू हो जाएगा। तो आपने या तो उससे पहले लकड़ियां इकट्ठा करके होलिका बना लेनी है, या आप एक दिन पहले होलिका तैयार कर लीजिए। सूतक काल में आप जाके होलिका नहीं करिए, क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है। देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है ना, आपके अंदर वो ऊर्जा को हिलाता है, यहाँ पे गुस्सा और ये सारी चीज़ों को करता है। चंद्र ग्रहण क्या कहता है, आपकी इमोशनल बैलेंसिंग को गड़बड़ाता है। और ऐसे मैंने बड़े सारे प्रेडिक्शंस किए हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में कि कैसे क्या बवाल होते हैं क्या नहीं होता है। लेकिन होली के लिए स्पेशली ये बहुत ही उत्तम प्रश्न रोमिल आपने पूछा। और इस समय होली का जो भी जलाएं वो विधिवत 7 बजे के बाद आप जला सकते हैं, ऐसा कोई देरी नहीं होगी। उस समय मुहूर्त देख के आप जला लीजिए, लेकिन सूतक काल में होली का मत बनाइए, ये ठीक नहीं रहेगा। जो दिन में बहुत सारे लोग जाके होलिका की पूजन करते हैं वो इस समय नहीं करेंगे, वो शाम को 7 बजे के बाद ही जा करके पूजन कर सकते हैं। सो मैम थैंक यू फॉर दिस आंसर ऑल्सो। मैम अभी मैंने आई थिंक इट्स बैक देन 2018 आई थिंक मैंने आपकी एक न्यूज़ चैनल पे आपका एक शो चल रहा था और आपने प्रेडिक्शंस की थी अपकमिंग ग्रहण्स के ऊपर, और एट द सेम टाइम बहुत वहाँ पे जो आपके को गेस्ट भी बैठे थे वो लोग भी इस चीज़ को बहुत मजाक की तरह या बहुत अमेज होके सुन रहे थे और ले रहे थे। बट आप जस्ट आफ्टर द ग्रहण मैंने देखा कि बैक टू बैक बहुत फेमस हमारे जो पॉलिटिशियंस थे वो लोग स्वर्ग से धार गए, जिनमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, सोमनाथ चटर्जी भी थे, एम करुणानिधि भी थे और भी बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ थे। तो मैम क्या मतलब ये क्या प्रेडिक्शंस जो हैं ये इतनी आपकी प्रिसाइजली रहती हैं, तो जो हमारा अभी 3 मार्च को जैसा हम बता रहे हैं ग्रहण लगने वाला है, तो आपकी उसमें प्रेडिक्शंस क्या रहने वाली है? हम लोगों को कैसे अपने आप को सेफ रखना चाहिए और हमारे व्यूवर्स भी कैसे सेफ रह सकते हैं उसमें, और क्या चीज़ें आने होने वाली है, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। एंड वेरी रिमार्केबल, आपको याद है कि 2018 में ऐसा हुआ है ना, और ऐसा हुआ था क्योंकि मुझे याद है कि 27 और 28 जुलाई को शायद ग्रहण पड़ा था और हम शो कर रहे थे, मेरे साथ रैशनलिस्ट भी बैठे हुए थे और मेरे साथ साइंटिस्ट भी बैठे हुए थे। और जब मैंने बोला कि राजनेताओं की मृत्यु होगी
और ये ग्रहण की क्योंकि टोटल ल्यूनर एक्लिप्स है और इस समय अमूमन नोटिस किया गया है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी या राजनेता जो कि एक जनताओं को किसी तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि ग्रहण का क्या इम्पैक्ट होता है ना, इमोशनल अपहीवल्स का। तो कोई ऐसा टॉप लीडर जिसको लोग बहुत फॉलो करते हैं वो चला जाए तो इमोशनली एक मास मूवमेंट में ग्रहण हमेशा इंडिविजुअल से ज्यादा मासेस को इम्पैक्ट करता है। Okay. तो आप देखोगे ग्रहण के दौरान ना एकदम से आंदोलन शुरू हो जाता है, ग्रहण के दौरान एकदम से बैठ करके मासेस में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हो जाएंगी, तो वैसा उस तरह की सिचुएशन बनती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रहण के दौरान, और ये इनफैक्ट मेरी ही रिसर्च रही है जिसमें मैंने सबसे पहले सर्वोत्तम बोला था कि राजनेताओं या सेलिब्रिटीज़ की मृत्यु होगी, उसके पश्चात तो अब तो खैर सभी बोलते हैं। और उस पर्टिकुलर मुझे याद है ईयर में 27-28 जुलाई को ग्रहण हुआ था और उसके 16 अगस्त को वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी। लेकिन उससे पहले एम करुणानिधि गए, CPIM के जो लीडर थे सोमनाथ चटर्जी गए, एक छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे, उन BJP के बहुत दिग्गज नेता थे गुप्ता साहब, वो उनकी मृत्यु हुई। तो बहुत सारे विद इन अ स्पैन ऑफ 15-20 डेज, इट वाज लाइक अनकैनी, बहुत अजीब सा। मुझे खुद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये देखे कि क्या इतना स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है ग्रह नक्षत्र। फिर एक ग्रहण के टाइम पे मुझे याद है कि बुध के ऊपर ग्रहण पड़ रहा था और मतलब नक्षत्र जो था वो बुध गवर्न था जी। और मैंने बोला था सैटेलाइट कम्युनिकेशंस या फिर हैकिंग की सिस्टम में इस समय बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे उस टाइम पे चाइना से इतनी ज्यादा हैकिंग हुई थी। एक बार बहुत पहले मुझे याद है कि इंडिया में बड़ा सेंसेशनल न्यूज चली थी कि अपने सारे वो सिस्टम को वो ग्रहण के आसपास था। तो ग्रह नक्षत्र उस समय किस तरह के इम्पैक्ट लेकर के आते हैं। ग्रहण तो अमेजिंग एक्यूरेट लेवल पे आपको डिटेल्स में, मुझे याद है कि अंटार्कटिका पे जो कोई सोचता नहीं है जी, और ग्रहण का पाथ में अंटार्कटिका पड़ रहा था बार बार, और मैं बोली जा रही थी अंटार्कटिका में प्रॉब्लम आएगी अंटार्कटिका, और मैं खुद सोच रही हूँ वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1/3 भाग भूखंड उसका ग्रहण के पास में आज से कुछ साल पहले अलग हट के चला गया था, है ना। और जो आप पूछ रहे थे कि ग्रहण के प्रेडिक्शन कैसे होते हैं, तो हम तो 6 महीने पहले क्या, साल भर पहले क्या, हम 5 साल पहले भी कर सकते हैं कि उस साल में ये ग्रहण आएगा तो ये होगा, क्योंकि उस समय जो ग्रह नक्षत्र है वो हमें बता देते हैं। जैसे एक है द ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स बोलते हैं 2017 का, टोटल सोलर एक्लिप्स था। अलास्का से शुरू होता हुआ नीचे मायामी से लेकर के इधर आगे वेनेजुएला वगैरह तक का जा रहा था, ठीक है। और उसके 6 महीने पहले मैं बोल रही थी कि अमेरिका में तबाही आएगी। अच्छा। ऐसी भयंकर तबाही आएगी कि अमेरिका ने सोचा नहीं होगा कि क्या होने वाला है उसके साथ। और उस साल आप देखिएगा हिस्ट्री में जाकर के, और दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है प्लीज गो एंड स्टडी दैट, एंड आप देखो, और ये बोथ फॉर योर साइंस स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो, कि ये ऐसी डीप साइंस है, आप एक बार इसको स्टडी करिए। 2017 में अमेरिका में, इनफैक्ट उन्होंने नाम ही उसको ये दे दिया था ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स। वो हर चीज ग्रेट ही बोलते हैं ना, मागा जैसे आजकल आ रहा है तो ग्रेट ही होता है उनका सब। तो ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स, इतनी तबाही, इतने टॉर्नेडोज, इतना ज्यादा जितनी जो सोच नहीं सकते थे वो उस समय अमेरिका में हुआ था। और मैं 6 महीने पहले बोल रही थी कि ऐसा होगा। उत्तरकाशी का मुझे याद है कि मैं पिन पॉइंट करके, बिकॉज जो ग्रहण का सबसे ज्यादा डीप इम्पैक्ट आ रहा था उत्तरकाशी में आ रहा था, और मैं ये बोल रही थी कि उत्तरकाशी में भूकंप आएगा या लैंडस्लाइड हुई या भयंकर कुछ होने वाला है जी। और ग्रहण के विद इन अ फेज ऑफ नॉट इवन 1 मंथ उत्तरकाशी का, मतलब वो कितनी भूमियां, कितनों के घरों के अंदर खाइयां बन गई थी और वो दब गया था। स्पेसिफिकली उत्तरकाशी में ऐसा हुआ था। तो ये स्टडी होती है ना, स्टडी बताती है कि क्या होगा। अब आप देखिए 17 फरवरी का जो ग्रहण है ये भारत को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है, और एक्वेरियस में है, कुंभ राशि में। कुंभ राशि है, वायु तत्व की राशि हो गई, ठीक है। और चंद्रमा होगा, जल तत्व का हो गया। तो जल से रिलेटेड, वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। भयंकर स्नो स्टॉर्म्स अभी अमेरिका ने झेला। कहाँ पे ग्रहण? अमेरिका में, जो लोअर अमेरिका एंड मिड अमेरिका से लेकर के
पूरा समय अंटार्कटिका बेल्ट तक का ये ग्रहण जा रहा है। Okay. और उसी एरिया में आप देखोगे अभी धीरे धीरे करके अभी और खबरें आएंगी कि उस साइड में प्रॉब्लम है। अच्छा। लेकिन ये एन्युलर एक्लिप्स है। एन्युलर एक्लिप्स का मतलब होता है कि आपको सूर्य की ना चारों तरफ रिंग ऑफ फायर की तरह जी, उसकी रोशनी दिखाई देगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे रिंग ऑफ फायर है, बीच में अंधेरा है। तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन उसका असर तो होता है। इसी बीच शेयर मार्केट में बहुत अपीवल्स होते हैं, उतार चढ़ाव रहेंगे बहुत ज़्यादा, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एकदम से लैंडस्लाइड्स हो जाएंगी, अर्थक्वेक्स हो जाएंगे जी। अभी तो मंगल अस्त है, बहुत सारे ग्रह प्लैनेट्स अस्त है। लेकिन 17 फरवरी से ज़्यादा मुझे जो नुकसान दिखाई देता है वो 3 मार्च के ग्रहण की वजह से होगा, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है। अब पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है लियो राशि में। लियो राशि किसकी? सूर्य की राशि, फायर एनर्जी, ठीक है। केतु बैठा वहां पे, फायर का साइन है ना, सूर्य की राशि है, सूर्य का वर्ष है। तो आप देखो अभी 3 महीने पहले जनवरी फरवरी, 3 मार्च है ना, तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ जो प्लेन क्रैश हुआ और राजनेता की मृत्यु हुई। और इस समय बहुत सारी जगह, 1-2 जगह और कोलंबिया में हुआ या कहीं पे और 1-2 जगह प्लेन क्रैश हुए हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये इस ग्रहण का जो 3 मार्च वाला ग्रहण है वो ग्रहण ज्यादा असर करेगा दुनिया में, क्योंकि काफी सारी दुनिया इस ग्रहण के इम्पैक्ट में आ रही है। और किस चीज में? उसमें वोल्केनिक एरप्शंस हो सकते हैं, अभी जो फायर से रिलेटेड चीजें हैं, आगजनी के किस्से आपको ज्यादा सुनाई देंगे, एक्सीडेंट्स आपको ज्यादा सुनाई देंगे जिसमें फायर, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज ज्यादा एक्टिवेटेड हो सकती हैं, या फिर सुसाइडल जो बॉम्ब्स लेके सुसाइडल इम्पैक्ट्स करते हैं ना। आप देखो अभी बलूचिस्तान पे 2 महिलाओं ने करा बॉम्ब्स लगा करके सेल्फ सुसाइड करा। सो ये ह्यूमन बॉम्ब्स। सो यू लुक एट इट कि मतलब वो केतु बैठा हुआ वहां पे है, मघा नक्षत्र, जो कि मघा नक्षत्र भी केतु का नक्षत्र होता है, उस पे ग्रहण पड़ रहा है। और वो तो ये तो अभी आप सोच लीजिए कि अप्रैल मई तक का समय अच्छा नहीं है। ये अभी भी असर है और उसके बाद भी असर है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली जो आप फ्लाइट्स ले रहे हैं या जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आपको ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स, जैसे 7 नंबर अवॉइड करिए, 16th अवॉइड करिए, 25th अवॉइड करिए, केतु के नंबर होते हैं है ना, 4th, 13th, 22nd, 31st, ये वाली डेट्स अवॉइड करिए। ये राहु के नंबर होते हैं, ग्रहण के नंबर होते हैं। इवन 1 नंबर 19th एंड 28th को अवॉइड करिए, बिकॉज सूर्य का नंबर जो फायर एनर्जी वाले नंबर है 9, 18, 27, तो सबसे डिसेंट है 5 तारीख वाले जो है, और 3 तारीख वाले हैं, 2 तारीख वाले, इनको आप कर सकते हैं फिर भी, क्योंकि ये फिर भी बैलेंस करेंगे। सो दैट्स माय एडवाइस कि आपको अगर यात्राएं करनी है, या फिर जो पहली बात तो थोड़ा सा अवॉइड करें जितना, अगर मैक्सिमम न्यूट्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट डू दैट। और टेक्टोनिक प्लेट्स में मुझे इस समय थोड़ा हलचल मचते हुए दिखाई देती है, कुछ होगा मेजर यहाँ पे कहीं पे। एक तो ऑलरेडी हमारी इंडियन प्लेट तो अंदर जा रही है चाइनीज प्लेट के, लेकिन मुझे थोड़ा सा इधर कैनेडियन साइड में, स्पेशली वैंकूवर साइड में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई देती है जो परेशान करे। लियो नक्षत्र, लियो राशि में हो रहा है। लियो राशि ईस्ट का कारक होती है, केतु वहाँ बैठा हुआ है, केतु नॉर्थ ईस्ट का कारक होता है। भारत में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वाली साइड में जो भी है, जैसे जापान आ गया, चाइना आ गया, रशिया आ गया, इधर ईस्ट में जो भी है, जो बैंकॉक वगैरह बेल्ट है पूरी, ये एरिया सेंसिटिव है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं हमारे, या ईस्टर्न स्टेट, बंगाल में इलेक्शंस हैं अभी, तो वो परेशानी का कारक हो सकते हैं। असम में इलेक्शंस हैं, तो ये पूरा जो ईस्ट वाली बेल्ट है, अप टिल ओडिशा नीचे, तो इस तरफ थोड़ा हमारे ज़्यादा सावधानी हमको बरतनी चाहिए। उसलिए एक्वेरियस हो गया, तो एक्वेरियस हो गया आपका साउथ वेस्ट का कारक है ना, तो साउथ वेस्ट वाली साइड में जो भी स्थितियाँ हो, चेंजेस हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होने की आवश्यकता है। एक्वेरियस शनि का कारक तत्व होता है, शनि की राशि होती है, पर वो हमारे लिए नहीं है, वो दिस इज मोर फॉर अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का नीचे वाला एरिया, अफ्रीका का नीचे वाला एरिया, अंटार्कटिका का नीचे वाला एरिया। यहाँ वाली जो परेशानियाँ 3 मार्च वाली, वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं, पर हम उसकी परिधि में ऑलरेडी आ चुके हैं अभी। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
आपके इस हाँ, मैं डराना नहीं चाहती लेकिन पर ये है कि जो उपाय बताए हैं कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, प्लीज आप ये जरूर करिएगा कि तो आपको जो भी ग्रहण का नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे आप बच जाएंगे क्योंकि रोमिल की इनकी शक्ल देख के मुझे लगा कि ये डर गए मेरी बातों को सुन के। नहीं मैम, थोड़ी बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन और बहुत ही ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने यूजुअली सुनने को नहीं मिलती हैं, और न्यूज़ में भी और इवन किसी भी सोशल मीडिया पे भी इस तरह की चीज़ें नहीं वायरल होती हैं। तो आपका ये बहुत आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें दी है, इस सभी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच मैम। और आने वाले दिनों में भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट और अच्छे अच्छे टॉपिक्स अपकमिंग इवेंट्स पे आपके साथ लेके आते रहेंगे और अपने व्यूअर्स को भी हम इस तरह से ही जानकारी देते रहेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और जो भी मैम ने नॉलेज दी है उससे आपका कोई भी बेनिफिट होगा तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आने वाले जो भी इवेंट्स हैं, हमारे कोई भी फेस्टिवल्स हैं, कोई भी हमारे जो भी इवेंट्स आने वाले हैं, अगर आपको उसके रिलेटेड कुछ स्पेशली जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले इवेंट्स के ऊपर हम मैम से फिर दोबारा मिले और एक अच्छे पॉडकास्ट के साथ आप लोगों को फिर एंटरटेन करें और नॉलेज दें। एक लाइन में और ऐड करना चाहूँगी कि हमारे, बिकॉज आप दर्शकगण से बोल रहे हैं कमेंट्स करने के लिए, आप जरूर कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कि ग्रहण के दौरान आपके लिए भी प्रेयर्स की जाए तो आप ज़रूर अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, अपने परिवार का नाम, तो हम सारा नोट डाउन करके मैं उसको बना करके अपने पास रख लूँगी, क्योंकि ग्रहण के दौरान मैं काफ़ी मेडिटेशन करती हूँ तो उससे आपके ऊपर भी सकारात्मक एनर्जीज चले जाएंगी। Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Take care. So guys, if you find this podcast useful, valuable and knowledgeable, do like this podcast, share it with others and comments in the comment section if you have any queries. This is your host Romil Kuria signing off for today.